सर्कुलर मोशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 11 सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 के प्रॉब्लम से ये 6 तक हम लोगों ने कर लिया था, फ्रॉम 1 to 6। नाउ वी विल डू द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 to 11। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। वाटर इन अ बकेट इज whirled in a vertical circle with a string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted. At the top of its path, we conclude that in this position, these are the options. Option number A is mg is equal to mv square by r. B, mg is greater than mv square by r. C, mg is not greater than mv square by r. D, mg is not less than mv square by r. तो क्वेश्चन 7 में ऐसा दिया हुआ है, एक बकेट है, उसको एक वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करवा रहे हैं। जब ये अपनी टॉप पोजीशन पर होगा, सपोज़ यहाँ कहीं पर बकेट है और ये अपनी टॉप पोजीशन पर है और इसके अंदर वाटर भी भरा हुआ है, इसके बकेट के अंदर वाटर भी भरा हुआ है। तो इसकी टॉप पोजीशन के लिए अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इसमें वेट डाउनवर्ड होगा। इस पोजीशन पर कुछ वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन पे, और अगर हम इस बकेट के रिस्पेक्ट में ही देखें तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा और इसको हमने लिया mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पर देखो, ये वाटर ना गिरे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दो सिचुएशन हो सकती है। या तो mv स्क्वायर बाय r इज़ इक्वल टू mg हो जाएगा, ये वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, टॉप पोजीशन पे भी वाटर गिरना नहीं चाहिए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब mv स्क्वायर बाय r इज़ इक्वल टू mg हो, या फिर mv स्क्वायर बाय r ग्रेटर देन mg हो। इन दोनों केस में वाटर नीचे नहीं आएगा, और अगर mg ज़्यादा हो गया, mv स्क्वायर बाय r कम हो जाएगा, तो ये वाटर नीचे गिर जाएगा। तो ये सिचुएशंस हैं जिनमें वाटर नहीं गिरेगा नीचे। पहली सिचुएशन mv स्क्वायर बाय r इज़ इक्वल टू mg, दूसरी सिचुएशन mv स्क्वायर बाय r इज़ ग्रेटर देन mg। कभी भी mv स्क्वायर बाय r mg से लेस देन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाटर नीचे गिर जाएगा। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या दिया है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, mg इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये तो है, पॉसिबल है सिचुएशन। बी ऑप्शन है mg इज़ ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, mg ग्रेटर देन होगा तो ये गलत है। सी है mg इज़ नॉट ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, तो ये सही ऑप्शन है। mg को mv स्क्वायर बाय r से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन इसमें ही इंक्लूड हो गया, इसमें लिखा है ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो सी के अंदर ही ए ऑप्शन इंक्लूड है, इसलिए हमारा ए और सी में ज़्यादा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 देखते हैं। अ स्टोन ऑफ मास m टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज रोटेटेड इन अ सर्कल with the other end of the string as the center. The speed of the stone is v. If the string breaks, the stone will move. Option A towards the center, B away from the center, C along a tangent and D will stop. तो देखते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा है, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, स्टोन है, ये एल लेंथ के स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये सेंटर हो गया। सपोज़ यहाँ कहीं स्टोन है, इसका मास m है। तो हम किसी भी पोजीशन पर अगर देखें तो उस पोजीशन पर कुछ वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन पे, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसमें टेंशन फोर्स होगा टूवर्ड्स द सेंटर होगा, और यही टेंशन फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन के लिए। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्ट्रिंग यहाँ पर ब्रेक हो गई, तो जब स्ट्रिंग ब्रेक होने का मतलब होगा टेंशन फोर्स ज़ीरो
स्ट्रिंग ब्रेक हो गई अगर, तो टेंशन फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। टेंशन फोर्स ज़ीरो होने का मतलब होगा जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा Fc, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसकी वजह से, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। सर्कुलर मोशन ज़ीरो होने से, एफ सेंट्रिपिटल फोर्स ज़ीरो होने से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। और जब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो ये टर्न ले नहीं पाएगा, घूम नहीं सकता सर्कल में। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो गया तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो जिस पोजीशन पर जैसी वेलोसिटी है उतनी ही मेंटेन रहेगी। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग के ब्रेक होते ही ये स्टोन टेंजेंशियल डायरेक्शन में v स्पीड से निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया था इसमें। देखो ये ऑप्शन ए दिया है टूवर्ड्स द सेंटर, स्टोन किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, बी है अवे फ्रॉम द सेंटर, सी है अलोंग टेंजेंट, डी विल स्टॉप। तो इसमें सी आंसर करेक्ट होगा, अलोंग टेंजेंट। जो स्टोन है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा स्ट्रिंग ब्रेक होने पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सी हो जाएगा। Question number 9. A coin placed on a rotating turntable just slips if it is placed at a distance 4 cm from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance of 1 cm, 2 cm, 4 cm and 8 cm. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सपोज़ ये एक टर्न टेबल है और ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, इसका कुछ मास होगा। अब इस कॉइन पे के रेफरेंस में अगर हम कॉइन पर फोर्सेस देखें तो क्योंकि ये भी घूम रहा होगा टर्न टेबल के साथ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। मान लो ये r डिस्टेंस पर है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और ये इस पोजीशन पर जस्ट स्लिप करने वाली स्टेट में है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा। कॉइन के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा और ये टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस सिचुएशन पे, इसको हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लिया, एफ ले लिया। तो क्योंकि ये जस्ट स्लिपिंग के स्टेट में है, ये जस्ट स्लिप हो रहा है, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ म्यू एम जी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पर देखें आप, म्यू एम जी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, म्यू एम जी तो ये मैक्सिमम कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए m मास है, ये भी चेंज नहीं होगा। ओमेगा स्क्वायर और r में देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टर्न टेबल डबल एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लगे, तो अब कॉइन को किस पोजीशन पर रखना पड़ेगा ताकि वो फिर से इसी स्टेट में आ जाए, जस्ट स्लिपिंग वाली स्टेट में आ जाए। तो यहाँ पर देखें आप, इसी रिलेशन में ओमेगा और r के लिए देखें अगर हम, तो m रहेगा, ओमेगा को डबल करने के लिए बोल रहे हैं। तो ओमेगा जब डबल होगा तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो r की न्यू पोजीशन चाहिए, मतलब r डैश चाहिए हमको। तो ये m 2 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें तो म्यू एम जी को m ओमेगा स्क्वायर r से ही बैलेंस करना है। तो जो न्यू r होगा मुझे पुराने वाले r का 1/4 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि ये 4 और 4 कैंसिल हो जाए और m ओमेगा स्क्वायर r मेंटेन रहे। तो एंगुलर स्पीड डबल करने से यहाँ पे 4 फैक्टर एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो इस फैक्टर को कैंसिल करने के लिए r को r/4 होना पड़ेगा। जो पुरानी रेडियस थी r, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो न्यू रेडियस r होगी r डैश, ये r/4 होने का मतलब 4/4, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर हमको फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 10
10th देखते हैं, अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन अ ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर, the driver maintains a constant speed. As the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force on it, option A, increases, B, decreases, C, remains the same, and D, fluctuates. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एक ओवरब्रिज दिया हुआ है और इसमें कोई बाइक है, मोटरसाइकिल है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम किसी एक सिचुएशन के लिए देखते हैं, सपोज़ किसी टाइम पे मोटर बाइक यहाँ पर है, यहाँ कहीं पर है मोटर बाइक, किसी टाइम पे इसका मास m है, तो इसका जो वेट होगा ये mg डाउनवर्ड होगा। ये कोई एंगल ले लें हम, थीटा एंगल ले लें, तो mg को रिजॉल्व करने से एक कंपोनेंट इसका मिलेगा mg cos थीटा, ये जो रेडियस के अलोंग होगा, और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस n हो जाएगी। यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, तो क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक में है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा इसके ऊपर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने लिख दिया mv²/r, r इसका रेडियस हो जाएगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, तो n प्लस mv²/r इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप mg cos थीटा, और यहाँ से n मिलेगा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv²/r। तो जब ये मोटरसाइकिल ऊपर जाएगी ओवरब्रिज में, तो ऊपर जाने के साथ साथ ये थीटा एंगल में चेंज आएगा। v तो कांस्टेंट है, r भी सेम रहेगा। ये जो एंगल है आप देखो, ये जब मोटरसाइकिलिस्ट ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा ये थीटा एंगल उतना कम होता चला जाएगा। जब ये इधर कहीं आएगा तो ये एंगल और कम हो जाएगा, और जब ये टॉप पे होगा तो एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नीचे से ये ऊपर आएगा, जब इस पोजीशन पे आएगा टॉप पे, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस mv²/r फैक्टर में तो कोई चेंज नहीं होगा, mg में भी चेंज नहीं होगा, एंगल डिक्रीज़ होगा। तो अगर थीटा डिक्रीज़ होगा तो cos थीटा इंक्रीज़ करेगा, और cos थीटा इंक्रीज़ करने से ये जो पूरा फैक्टर है mg cos थीटा ये इंक्रीज़ होता जाएगा, और mg cos थीटा अगर इंक्रीज़ होगा तो mg cos थीटा और mv²/r का डिफरेंस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हम इस कंक्लूज़न पे पहुंच रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा। जितना ऊपर जाता जाएगा मोटरसाइकिलिस्ट, उतना नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा, तो टॉप पे सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी टॉप पे। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ करेगा, और ये ऑप्शन हमको दिया हुआ है ए में, तो 10th का ऑप्शन ए करेक्ट है, इंक्रीजेस। क्वेश्चन 11 देखते हैं। 3 identical cars A, B and C are moving at the same speed on 3 bridges. The car A goes on a plane bridge, B on a bridge convex upward, and C goes on a bridge concave upward. Let FA, FB and FC be the normal forces exerted by the cars on the bridges when they are at the middle of the bridges. तो ऑप्शंस हैं इसमें, ए ऑप्शन है एफ ए इज़ मैक्सिमम ऑफ द 3 फोर्सेस, बी एफ बी इज़ मैक्सिमम ऑफ द 3 फोर्सेस, सी एफ सी इज़ द मैक्सिमम ऑफ 3 फोर्सेस, एंड डी एफ ए इज़ इक्वल टू एफ बी इज़ इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पे ये बताना है कि नॉर्मल फोर्स किसके लिए ज़्यादा होगा, ए, बी या सी, किस कार के लिए। ए कार प्लेन ब्रिज पे मूव कर रही है, बी कार यहाँ पर कॉन्वेक्स अपवर्ड ब्रिज पे मूव कर रही है, सी कॉन्केव अपवर्ड ब्रिज पे मूव कर रही है। तो देखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे सपोज़ ये एक प्लेन ब्रिज है और इसमें ये कार है, ये ए कार है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि ये प्लेन ब्रिज पे मूव कर रही है तो इसका mg नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, इसको fa लिख दिया, और
वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो एफ ए इज़ इक्वल टू एम जी हो जाएगा। और अगर ये ब्रिज इस टाइप का है, ओवर ब्रिज है, तो जब ये कार टॉप पे होगी तो यहाँ कहीं होगी। इसको, ये सपोज़ बी कार है, तो इसका वेट नीचे होगा, वेट जो भी होगा इसका एम जी। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसकी स्पीड वी है, तो क्योंकि इसके पास स्पीड है और ये मूव कर रही है ओवर ब्रिज में, सर्कुलर ट्रैक है ये, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये अवे फ्रॉम द रेडियस, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। इसको हमने लिख दिया एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो इस केस में आप लिख सकते हो एन प्लस एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू एम जी, और एन की वैल्यू, एन मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, इसको एफ बी लिख दे रहे हैं, तो एफ बी की वैल्यू मिलेगी एम जी माइनस एम वी स्क्वेयर बाई आर मिलेगी। और अगर ये ब्रिज ऐसा है, अंडर ब्रिज जैसा है अगर ये, तो कार हमारी यहाँ पर है, सी वेलोसिटी वी है, तो वेट डाउनवर्ड होगा एम जी, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसमें सेंटर अंदर की तरफ होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम जी की डायरेक्शन में होगा, तो एम वी स्क्वेयर बाई आर होगा। तो इस पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन n प्लस एन इज़ इक्वल टू हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाई आर, एन का मतलब एफ सी, एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो इस केस में एफ नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा क्योंकि ये एम जी और एम वी स्क्वेयर बाई आर का सम है। बी पे नॉर्मल रिएक्शन एम जी से भी कम हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस एम वी स्क्वेयर बाई आर है, और ए पे नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल होगा। तो थर्ड वाले केस में सी कार के लिए नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा, और ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी द राइट। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।